अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे अपने लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने अपने जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने एक छोटा सा मैकेनिज़्म था डैट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म, मैंने वो आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है डैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। बेटे आपको पता है पहले भी जो दोनों चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, हमने पहले ऑर्गन्स पढ़े, फिर हमने उन सिस्टम्स के डिसऑर्डर पढ़े, हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़े, फिर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के पढ़े। सेम इसी तरह हमने किसके पढ़ने हैं, आज नर्वस सिस्टम के भी पढ़ने हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स। इसको आप अंडरलाइन करें, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड नंबर 2 आपके आते हैं जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे फंक्शनल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इनको आप अंडरलाइन कर लें। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स की एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास, पैरालिसिस एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी। पहले हम डिफाइन करेंगे वेस्कुलर को। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम, वाइल फंक्शनल डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। इन 2-3 लाइन्स में मैंने आपको बेटे क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को हम लोग 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक टाइप आती है वेस्कुलर डिसऑर्डर्स और एक आपके आते हैं फंक्शनल। अब आपने अगर आपके पेपर में इनका डिफरेंस आता है तो भी आप इनको ऐसे डिफाइन कर देंगे, सिंपल डेफिनेशन भी आ सकती है, तब भी बेटे आप ऐसे ही इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। इनकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्या इनमें डिफरेंस है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स बेटे वो होते हैं जो कि ब्लड सप्लाई की वजह से होते हैं। अब ब्रेन है आपका, ब्रेन में आपने डिफरेंट ऑर्गन्स ब्रेन के जो हैं पढ़े, तो यहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो पूरे ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। अगर ये ब्लड सप्लाई में किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है, ब्लड जो है वो ज़्यादा जाता है, कम जाता है, ठीक है, उसकी अमाउंट उतनी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं जा रही ब्लड ब्रेन को, तो जो डिसऑर्डर जो प्रॉब्लम्स आते हैं बेटे उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। नाम से पता चल रहा है वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब ये है ना कि जो वेन और आर्टरी जो है ब्लड लेके जा रही हैं या लेके आ रही हैं वो आपकी सही तरह से काम नहीं करती। इन शॉर्ट वो तमाम डिजीज़ या डिसऑर्डर जो ब्लड सप्लाई की वजह से आते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, पैरालिसिस। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल है। दूसरा आपका जो दूसरी टाइप्स आती है डैट इज फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल, ठीक है, जो के नाम से पता चल रहा है जो ब्रेन के ये नर्वस सिस्टम का आपका प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो रहा, तो आपके डिसऑर्डर्स आएंगे। इसमें मेन चीज़ क्या आती है कि बेटे जो हम पढ़ते आए हैं, बार बार इस चैप्टर में हमने रिपीट एक वर्ड किया, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स इज अ टाइप ऑफ मैसेज जो न्यूरॉन्स लेके आती हैं। तो अगर नर्व इम्पल्स जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो जो नर्व इम्पल्स में डिस्टर्बेंस की वजह से जो भी डिसऑर्डर्स आएंगे उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे फंक्शनल डिसऑर्डर्स। क्या कहेंगे, फंक्शनल डिसऑर्डर। और इसकी कॉमन जो एग्जांपल है वो कौन सी है, एपिलेप्सी है। ठीक है, क्लियर हो गया, 2 हमने पढ़ लिए। अब हम ये दोनों डिजीज़ जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। पहली डिजीज़ जो हमारी नर्वस सिस्टम की आती है, जो डिसऑर्डर पहला आएगा बेटे वो कौन सा है, वो है पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन और मोर मसल्स ग्रुप। इट इज मोस्ट often caused by damage to the central nervous system, brain or spinal cord. The damage may be due to stroke, rupture in the blood vessels of brain and spinal cord, blood clotting in these blood vessels, or poisonous produced by polioviruses. Patient may have weak paralysis throughout her body and have paralysis in one side of the body. There may also be a paralysis in the lower extremities or in all 4 limbs. हमने जो पहला आज मैंने अभी जिसकी रीडिंग की है, पहला डिसऑर्डर बेटा वो क्या है, वो है पैरालिसिस, जिसको आम लैंग्वेज में उर्दू में हम लोग फालिज कहते हैं। ठीक है, पैरालिसिस में क्या होता है बेटे, इसमें क्या है कि आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं कंप्लीटली फंक्शन करना जो है वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, और ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये होता है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स आते थे ना, एक स्पाइनल कॉर्ड आता था, एक ब्रेन आता था। जब इन दोनों ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई सही तरह से नहीं होती तो क्या आ जाता है, आपको डैमेज पहुंचता है, आपको स्ट्रोक यानी कि आपके ब्रेन को या तो ब्लड ज़्यादा पहुंच जाता है, ज़्यादा ब्लड पहुंचे
तो जो है आपकी वेंस या आर्टरी जो है ब्रेन की वो फट जाती हैं, आपको जो है ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा कि इस पेशेंट को जो है फलां बंदे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ठीक है। या क्या होता है कि ब्रेन को जितना ब्लड की सप्लाई होनी होती है उतनी नहीं होती, उससे कम होती है। और दूसरी यानी कि ब्लड की सप्लाई जो है वो मॉडरेट एक्यूरेट जो अमाउंट होनी चाहिए थी, जितनी ब्रेन को ब्लड मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा होता। दूसरी इसकी एक और केस भी होती है कि कभी कभार हमारे दिमाग की जो शरियाने हम उर्दू में कहते हैं, दिमाग की जो वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स यानी कि जो खून पहुंचा रही हैं दिमाग को, कभी कभार उनके अंदर बेटे क्लॉट आ जाता है। क्लॉट क्या होता है? छोटा सारा एक आप समझ लो कि खून ही का एक बनी हुई छोटी छोटी क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक जगह पे ब्लड जमा हो जाता है तो वो क्लॉट्स ब्लड वेजल्स के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की जो ट्रांसमिशन थी, जो खून का बहाव था वो रुक जाता है, क्योंकि आगे उसके क्लॉट आ जाता है, क्लॉट फंस जाता है तो ब्लड सही तरह से दिमाग में नहीं जाता। जब आपका ब्लड ब्रेन में बेटे सही तरह से नहीं पहुंचता तो जिस जगह पे क्लॉट होता है वहां से आपकी ब्लड वेजल्स क्या होती हैं? फट जाती हैं। क्या होती हैं? फट जाती हैं। और इनके फटने से क्या होता है? ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो बेटे क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। अब ये तो दूसरा रीज़न मैंने पढ़ा दिया। तीसरा रीज़न क्या है कि कभी कभार पोलियो वायरसेस जो है, अगर आपको किसी पेशेंट को पोलियो होता है तो जो पोलियो का वायरस है उसकी वजह से भी जो है उसके अंदर ऐसा वायरस की वजह से पॉइजन ब्रेन को हो जाता है, उससे भी पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस जो है ये है क्या? बेसिकली बेटे ये ऐसी डिजीज़ है, ये तो हमने डिजीज़ के रीजंस पढ़ लिया ना, मैंने आपको रीज़न बताए कि ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं सही होगी तो ये होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सिम्टम्स क्या है, इसमें होता क्या है, ये तो हमने उसके रीजंस पढ़ लिए ना कि ये डिजीज़ हो क्यों रही है, तो इसके रीजंस मतलब इसमें अब होगा क्या, सिम्टम्स क्या है। जिस पेशेंट को भी पैरालिसिस होता है बेटे उसकी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है? वो पैरालाइज्ड हो जाती है। यानी कि जो ये डिज़ीज़ है ये तो या तो बॉडी के एक एरिया को फुल इफ़ेक्ट करेगी या ये पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी। कभी कभार ये चारों लिम्स को यानी कि दोनों टांगों दोनों बाजुओं को भी हिट करती है, और कभी कभार ये पूरी की पूरी बॉडी को, इवन उसमें आपकी टंग भी शामिल है यानी कि ज़ुबान भी शामिल हो जाती है। ये तमाम ऑर्गन्स आपके यानी कि पूरी बॉडी, आपके लिम्स, आपके लेग्स आ जाती हैं, आर्म्स आ जाते हैं, आपकी ज़ुबान आ जाती है। कोई भी आपका जो बॉडी का ऑर्गन है वो सही तरह से फंक्शन जो है वो नहीं करता, आपकी मूवमेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और आप जो है वो बेड पे आ जाते हैं। आप चलने फिरने के काबिल नहीं रहते, आप बोलने के भी काबिल नहीं रहते। ये थे इसके सिम्टम, ठीक है। ये हमारी डिजीज़ पूरी होगी। अब हम सेकंड अपनी एबनॉर्मेलिटी के पास जाएंगे, डैट इज़ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज़ ए नर्वस डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ nerve impulse in brain. It causes unprovoked seizure in patient. A seizure of epilepsy is a temporary abnormal state of brain marked by convulsions. In younger people, epilepsy may be due to genetic or developmental causes. In people over 40 years age, brain tumors are more likely to cause epilepsy. Head trauma and central nervous system infections may cause epilepsy at any age. There is no cure of epilepsy, but medicine can control seizures. Patients of epilepsy have to take medication daily for the treatment as well as for the prevention of seizure. These are terms as anticonvulsant or एंटीपेलिप्टिक ड्रग्स, ठीक है। ये हमारा हो गया एपिलेप्सी की, हमने रीडिंग की। एपिलेप्सी एक बेटे डिजीज़ ही है जिसको उर्दू में हम लोग मिर्गी कहते हैं। एपिलेप्सी बेटे एक ऐसी डिजीज़ है, ये एक एबनॉर्मेलिटी है जिसमें आपके ब्रेन को एक चीज़ की जैसे एक नर्व इम्पल्स जानी थी, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो ब्रेन को चली जाती हैं और पेशेंट को सीजर्स आते हैं, यानी कि पेशेंट को अटैक आते हैं, उसको बार बार जो है सीजर्स होते हैं। और सीजर जो है एक टेम्परेरी फेज़ होता है कि मतलब सीजर अगर पेशेंट को आते हैं थोड़ी देर के लिए आएंगे, वो सीजर 1 मिनट का भी हो सकता है, उसकी ड्यूरेशन 2 मिनट भी हो सकती है, 3 मिनट भी होती है, लेकिन ये टेम्परेरी फेज़ है। उसके बाद जब ये सीजर ख़त्म हो जाएगा तो जो पेशेंट है वो बिल्कुल अपनी जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिजीज़ हमने पहले पढ़ी थी और जो अब मैं पढ़ा रही हूँ, देखो बेटे ये कौन सी थी, हमने पहले पढ़ा था ना, 2 थी। ये वेस्कुलर डिसऑर्डर था और ये वाला डिसऑर्डर क्या है, ये डिसऑर्डर अब नर्व इम्पल्स का डिसऑर्डर है। देखो ये भी इन दोनों का डिफरेंस है।
अच्छा, एपिलेप्सी के जो मेन काज हैं वो क्या होते हैं बेटे, ये जेनेटिक है, ठीक है। ये ज़्यादातर जेनेटिकली भी होती है, अगर पेरेंट्स को हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे ऑफस्प्रिंग्स को यानी कि जनरेशन टू जनरेशन भी ये मतलब जो है ये ट्रांसफ़र होती है डिजीज़। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं। अगर पीपल हैं जो 40 इयर्स से अबव जिनकी एज है, तो किसी भी और बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से उनको एपिलेप्सी जो है वो हो सकती है। उसका मेन रीज़न जो है एक ब्रेन ट्यूमर भी है। अगर किसी पर्सन को ब्रेन ट्यूमर होता है तो उसको भी किसी भी एज में जो है ये ब्रेन ट्यूमर जो है ये ऐसा इन्फेक्शन काज करता है कि जिसकी वजह से वो पेशेंट को एपिलेप्सी हो जाती है। वैसे एपिलेप्सी जो जेनेटिक है वो तो न्यूबॉर्न से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बहुत छोटे 2 साल 4 साल 6 साल के बच्चों को भी जो है ये डिजीज़ होती है। एपिलेप्सी की बेटे कोई क्योर नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसी मेडिसिन आपको दी जाती हैं जिससे आपके जो सीजर्स हैं यानी कि जो अटैक होते हैं एपिलेप्सी के उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जो हैं इनकी मेडिसिन जो हैं वो डेली बेसिस पे पेशेंट को लेनी पड़ती है, ठीक है। और इनसे क्या है कि सीजर जो है मैंने आपको बताया है कि उसकी ड्यूरेशन और उसकी जो मतलब हम लोग एवरेज अगर उसका देख लें कि अगर रूटीन में हो रहा है हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हो रहा है तो उसकी हम लोग परसेंटेज को जो है वो कम कर सकते हैं कि कम जो हैं वो सीज़र हों। तो इसमें हम लोग बहुत सारी डिजीज़ जो है ड्रग्स लेते हैं जो कि इसको कंट्रोल करती है, ख़त्म नहीं करती बेटे। वो जो आपकी हैं उनका नाम यहाँ पे मेडिकेशंस का लिखा हुआ है, ड्रग्स का लिखा हुआ है। एक हैं आपकी एंटी कॉन्वुल्सेंट, ठीक है, और एक कौन सी है आपकी एंटी पैलिप्टिक। ये ड्रग्स हैं, ठीक है, ये 2 ड्रग्स हैं, ये इसके अगेंस्ट ली जाती हैं। यहाँ पे कुछ आपका नोट लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग ए सीजर अटैक ऑब्जेक्ट शुड नेवर बी प्लेस्ड इन पेशेंट माउथ एज इट कैन रिजल्ट इन सीरियस इंजरी। इट इज पॉसिबल दैट अ पेशेंट विल बाइट हिज एंड हर ओन टंग। यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कभी आप अपने इर्द गिर्द में, अपने एरियाज़ में, अपने घर में, कोई रिलेटिव में कभी आप देखें कि किसी पर्सन को ये जो है एपिलेप्सी है या आपके सामने किसी को सीजर यानी कि एपिलेप्सी का अटैक हो जाता है, सीजर आता है, तो आपने इस तरह के ऑब्जेक्ट पर्सन के बेटे जो है जब वो इस कंडीशन में होता है तो उसके मुंह के अंदर आप लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं डालनी, ठीक है। मतलब हम फटाफट आएंगे कि पेशेंट को पता नहीं क्या होगा, इसको पानी पिलाओ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। उनको आपने उनके मुंह में कुछ नहीं डालना। वो इस ऐसी कंडीशन में होते हैं कि इवन वो खुद से अपनी ज़ुबान जो है, अपनी टंग जो है उसको भी बाइट कर सकते हैं। आपने उनको ऐसे ही अपनी हालत पे छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह वो बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं और अपने नॉर्मल फेज़ में वापस आ जाते हैं। The knowledge of the composition and functioning of nervous system has helped man in the diagnosis and treatment of nervous disorder, including paralysis and epilepsy. Man has discovered the areas of brain that receive information from different sense organs and that area that send messages to different effectors. Such knowledge help a lot in identifying the मेल फंक्शनिंग एरियाज ऑफ ब्रेन। अब भी बेटे जैसे जैसे इन्वेंशंस नई होती जा रही हैं तो इतनी इन्वेंशंस आ चुकी हैं कि अब डॉक्टर्स के पास इतना नॉलेज आ चुका है कि बेटे उन्होंने नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को इतना डिटेल जो पढ़ लिया है कि उनके लिए नर्वस सिस्टम के तमाम डिसऑर्डर को डायग्नोस करना और इनको ट्रीट करना, ये दोनों डिजीज़ भी जो पैरालिसिस है और जो एपिलेप्सी है इसको भी जो है मतलब फाइंड आउट करना और जो है जितने भी नर्व इम्पल्स हैं मतलब कैसे सेंड हो रहे हैं और इफेक्टर्स में कैसे हो रहे हैं और क्या क्या इसके अंदर डिसऑर्डर है। तो अब बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस आ चुकी हैं, नए नए वेज आ चुके हैं कि डॉक्टर जो हैं वो इजीली अब जो है ब्रेन का जो डिफेक्टिव पार्ट है, डिफेक्टिव जो भी उसका पार्ट है उसको जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसकी अगेंस्ट जो है उसकी जो मेल फंक्शनिंग है, जो उसका गलत फंक्शन है उसको क्योर कर लेते हैं अब डॉक्टर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। चैप्टर बेटे हमारा जो है कंप्लीट हो गया। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना पूरा जो चैप्टर था हमारा कोऑर्डिनेशन का, ये हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया। पहले हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, पहले हमने एक्शंस पढ़े, मैंने आपको पूरे एक्शंस पढ़ाए, मैंने आपको स्टिमुलाए, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर्स, फिर इफेक्टर जो हैं हमने पूरे साइकिल ड्रॉ करके अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर किए, समझाए। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था बेटे, उसके बाद हमने पूरा ये साइकिल अच्छी तरह स्टडी कर लिया था। फिर हम ह्यूमन एक्सॉन जो है सिस्टम जो था हमारा, हम उसकी तरफ आगे थे। ऐसे ही था ना बेटे, आपको याद होगा मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पढ़ाया था और बड़ा डिटेल से बेटे आप लोगों को पढ़ाया था कि आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाए और कोई भी इसमें ऐसी चीज़ है जो आपको
आपकी मिस ना हो, मैंने बड़ा कोशिश की है इसको। हमने फिर पढ़ा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पहले हमने पढ़े थे नर्व सेल्स। मैंने आपको नर्व सेल का स्ट्रक्चर अच्छी तरह बना के, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, अगर आप लोगों को याद हो। सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, इसके पार्ट्स लेबल किए थे और मैंने हर एक का फंक्शन बताया था, ये आपने किया था। उसके बाद हमने इनकी टाइप्स पढ़ ली थी न्यूरॉन्स की। फिर हम आ गए थे नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम को हमने क्या कहा था कि हम इसको दो मेन सिस्टम्स में डिवाइड करेंगे। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, एक कौन सा आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी बेटे, हमने पढ़े थे इसमें कि कंसिस्ट ऑफ टू मेन ऑर्गन्स थे। आपका एक ब्रेन आ गया था, एक आपका क्या आ गया था, स्पाइनल कॉर्ड आ गया था। मैंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आप लोगों को ये भी विद डायग्राम एक एक पार्ट की जो है लेबलिंग करके आपको मैंने अच्छी तरह समझाया था। पहले हमने ब्रेन पढ़ा था, आपको याद हो मैंने आपको ऐसे सारा ब्रेन बेटे ड्रॉ किया था, इसकी लेबलिंग बताई थी और मैंने आपको इसके एक एक पार्ट का फंक्शन, उसकी प्लेसमेंट, कहाँ वो प्रेजेंट है, क्या वो काम करता है, ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। ब्रेन के बाद बेटे हमने क्या पढ़ा था, ब्रेन के बाद हमने सेकंड इसका जो ऑर्गन था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो कौन सा था, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को भी मैंने आपको ऐसे ही विद डायग्राम और लेबलिंग के साथ अच्छी तरह से मैंने आपको इसको भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया था, हम आ गए थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके ये सारा का सारा मैंने फ्लो शीट डायग्राम बना के सारा इसको एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह से, विद एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने दो रिसेप्टर्स जो है वो पढ़े थे। पहला रिसेप्टर हमने जो है आई पढ़ा था, उसकी भी मैंने डायग्राम बनाई थी, उसकी मैंने लेबलिंग की थी और आपको एक एक पार्ट का फंक्शन जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। कौन सा पार्ट जो है वो आई में कहाँ प्रेजेंट है वो मैंने आपको बताया था। आई के बाद हमने क्या पढ़े थे, इसकी हमने डिफेक्ट्स या डिसऑर्डर्स भी जो है वो पढ़े थे। उसके बाद हम आए थे अपने अगले सेंस ऑर्गन की तरफ, डैट इज़ ईयर। ईयर भी मैंने आपको इसी तरह बेटे ड्रॉ किया था, ड्रॉ करके मैंने इसकी अच्छी तरह से आपको लेबलिंग समझाई थी। लेबलिंग के साथ साथ मैंने एक एक पार्ट का फंक्शन भी आपको करवाया था, ठीक है। और इन द एंड हमने क्या पढ़े थे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको हर ग्लैंड की जो है वो डायग्राम दिखाई थी और बताया था कि कौन सा ग्लैंड जो है वो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है। इन द एंड आज के टॉपिक में मैंने आपको नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स भी कंप्लीट करवा दिए। चैप्टर बेटे हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेटे एक बात आपने याद रखनी है कि जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, जितनी भी डायग्राम्स मैं बनाती हूँ ना जिसमें लेबलिंग बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कि ये सब डायग्राम्स थी, जितनी मैंने चैप्टर की डायग्राम बनाई थी, जिन डायग्राम्स में भी लेबलिंग ज़्यादा होती है ना, तो हमेशा आपने याद रखना है कि उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए ये वाली चीज़ें तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, ये आपने बहुत अच्छी जो है याद करनी है, इनको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, इसको हमेशा पूरे ईयर के लिए याद कर लो कि जितनी भी लेबलिंग वाली डायग्राम्स मैं ड्रॉ करती हूँ, ये मैं क्यों करवा रही हूँ, इनको आपने अच्छी तरह करना है। जितनी लेबलिंग डायग्राम्स की ज़्यादा होती है उतने ही उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज बेटे ज़्यादा आते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर की जो है वो मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको स्टार्ट करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इस चैप्टर को अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है, इसको पूरा कंप्लीट करना है, याद करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटे।